Hello everyone, welcome to this crash course brought about by चाणक्य IAS Academy। आज हम अपनी इकोनॉमी की 67th BPSC मेंस की सीरीज में एक और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड PYQs देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर हम PYQs से शुरू करें तो अगर हम देखेंगे, अगर हम PYQs की नज़र से भी ना देखें, अगर हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की नज़र से देखें तो 1991 के रिफॉर्म्स पढ़े बिना इकोनॉमिक्स पूरा ही नहीं हो सकता। इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझना आपको कि आज कैसे हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारी टैक्स पॉलिसीज़ हैं, कैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से चेंज हुई, क्या इवॉल्व हुई, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा 1991 के रिफॉर्म्स को समझना। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम अपने क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएं। अगर आप PYQs देखें तो डायरेक्टली पूछा गया है एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, और लास्ट ईयर 30 इयर्स भी हुए हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। तो इस साल ये सवाल पूछा भी जा सकता है, आफ्टर 30 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको उससे क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या चैलेंजेस हैं, हमें आगे कैसे मूव अहेड करना है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड होलिस्टिकली कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, इनको क्यों लाया गया था, इनको किस बैकग्राउंड में लाया गया था, इसके चैलेंजेस, इसने क्या अचीव किया और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या फिर क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ये 1991 में आए थे। और जैसे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की या फिर बात करते हैं ना कि 1947 के बाद न्यू इंडिया शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसे ही हम इकोनॉमी के लिए भी 1990 रिफॉर्म्स वही मोमेंट थे। 1991 के बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पूरा चेंज हो गया, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पूरा जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज थी, हमारी जितनी भी फिस्कल पॉलिसी थी, टैक्सेशन पॉलिसीज थी, फाइनेंशियल सेक्टर था, हर सेक्टर में सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन आया। तो अब अपने आंसर को शुरू तो हम देखते हैं क्या क्या हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो क्या थी और किस बैकग्राउंड में आई। अगर हम बैकग्राउंड देखें, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी हमने बात की, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है उनमें उनको लिबरलाइज कर दिया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, ये सब आ गया। लेकिन ये सब क्यों आया कि 1991 में ही ये सब क्यों हुआ? ये सब तो बहुत ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होते हैं, धीरे धीरे आप एक सेक्टर में करते हैं, फिर आप गवर्नमेंट सोचती है धीरे धीरे स्टडी करके दूसरे में करें। लेकिन हमें अर्जेंट नीड क्यों पड़ी 1991 में रिफॉर्म्स लाने की? देखिए 1980s के टाइम पे हमने अपने पॉवर्टी के लेक्चर में भी पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी सोशल वेलफेयर स्कीम में। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारी कंट्री में, अराउंड 12% स्टेट्स और सेंटर का फिस्कल डेफिसिट हो गया। आप समझते हैं 12% इज अ लॉट, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया, हमारे इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स उतने कॉम्पिटिटिव थे नहीं, BOP क्राइसिस हो गया, हमको BOP क्राइसिस हो गया। और क्या बोलते हैं उस टाइम इराक का इन्वेजन कुवैत की वजह से ऑयल प्राइसेस, ये सब इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया और चाइना भी उस दौरान नई मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत हमें अर्जेंट जरूरत पड़ी कि हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लेके आए। मेजरली तो फिस्कल डेफिसिट एंड द BOP क्राइसिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। ऑल्दो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में भी ये बात हो रही थी कि धीरे धीरे रिफॉर्म लेके आए, बट उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, VP सिंह की गवर्नमेंट ने भी इस पे विचार किया, IMF ने कंडीशनैलिटी इम्पोज की थी, वो सब पे देखा कि हाउ कैन वी ब्रिंग द रिफॉर्म्स। चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई VP सिंह की गवर्नमेंट के बाद, उन्होंने भी ट्राई किया, बट ये सब कोalition गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले नहीं पाई। उसके बाद फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट विद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और रिफॉर्म्स ये वाले LPG रिफॉर्म्स लेके आए। तो हम देखेंगे, अगर सब बात करते हैं कि बस ये बोल देते हैं 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए,
लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स इज नॉट द राइट वर्ड, वी शुड से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, जिसने इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट्स को चेंज किया। मेजरली क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के दो एस्पेक्ट्स थे। एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, इट वाज एमिंग एट स्टेबलाइजेशन, सेकेंडली इट वाज एमिंग एट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन में क्या चाह रही थी, जो इमीडिएटली बीओपी क्राइसिस है हमारा वो सॉल्व हो जाए, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। लॉन्ग टर्म में क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स इसमें विजुअलाइज करे, जिससे कि जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए, हमारे मॉडर्नाइजेशन आ जाए। सो ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, इसमें क्या रुपी को डीवैल्यू किया, बहुत एक्सचेंज रेट चेंज वगैरह, ये सब चीजें स्टेबलाइजेशन मेजर्स मिली जो हमें इमीडिएटली जरूरत थी। और लॉन्ग टर्म में हमने स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए, एलपीजी लेके आए हम लोग, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए और वो ग्लोबली compete कर सके, मॉडर्नाइजेशन हो जाए, एफिशिएंसी आए। सो दीज वर द मेजर थिंग्स दैट वर, दीज आर टू मेजर हेड्स जिसके अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म्स आए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरली क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, या फिर जिसको हम एलपीजी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो उसमें क्या क्या हुआ, इन रिफॉर्म्स के द्वारा हमने क्या क्या स्टेप्स ली। सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन, और उसके बाद हम इनका एक एनालिसिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द firstly we would start with the concept of liberalization. Liberalization, what happened during liberalization was, गवर्नमेंट ने जो जितनी भी स्फेयर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स, फिस्कल, फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन रिजर्व सेक्टर, ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सब में गवर्नमेंट चेंजेस लेके आई, इन सबको लिबरलाइज कर दिया, इन सब से अपना कंट्रोल कम कर दिया, या फिर मार्केट एंट्री शुरू कर दी। इनको लिबरलाइज करने के लिए अब हर सेक्टर में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए। लेट्स सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी हमारी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें क्या क्या हुआ। इंडस्ट्रियल चेंजेस, देखिए आप इसको इन हेड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, डी रिजर्वेशन, और डी अगर हम बात करें डी लाइसेंसिंग की, तो अगर हम डी लाइसेंसिंग की बात करते हैं, डी लाइसेंसिंग में बेसिकली क्या हुआ, पहले जो था, पहले इंडस्ट्रीज को, सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने पड़ते थे बिफोर स्टार्टिंग। उसके बाद क्या हुआ, उससे क्या होता था, काफी गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो जाती थी, रेड टेपिज्म था, तो बहुत मुश्किल था टू ओपन अ इंडस्ट्री। आपको परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है, उसमें करप्शन, डिलेज, रेड टेपिज्म, तो इस वजह से इट वाज नॉट दैट कॉम्पिटिटिव। तो हमने क्या किया, ड्यूरिंग दीज रिफॉर्म डी लाइसेंसिंग कर दी कि सारी इंडस्ट्रीज को नहीं लेनी, अब सिर्फ हम लोगों को 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या क्या है, अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्री शुरू करनी है, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, एरोस्पेस रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड पार्ट्स, एंड ऑल्सो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स। तो अब क्या हुआ, डी लाइसेंसिंग, हमने सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए आपको लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। पहले ऑल इंडस्ट्रीज नीडेड टू रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद डी रिजर्वेशन कर दिया। डी रिजर्वेशन पहले क्या था, ऐसी इंडस्ट्री 17 थी जिसमें क्या बोलते हैं आपको, अगर जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ओपन कर सकती थी इंडस्ट्री, 17 ऐसी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी थी अपने लिए। बट फिर क्या हुआ,
जैसे ये रिफॉर्म्स आए उस 17 को 5 कर दिया गया, सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्री रही जहां पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल बी द ओनली प्लेयर। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी बची हैं विच आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर गवर्नमेंट। इन अदर इंडस्ट्रीज एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। दोस 3 आर, पहले 17 थी, फिर रिफॉर्म्स के दौरान 5 हुई, अब 3 हो गई। अब 3 कौन कौन सी हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ले सकता है? फर्स्ट इज रेलवे, सेकंड इज न्यूक्लियर एनर्जी, थर्ड इज एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा सारी इंडस्ट्रीज में everyone can participate, they are not exclusively reserved for government. Now we would talk about deregulation. What is deregulation is, पहले क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के को गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, जैसे मार्केट बेस्ड प्राइस मैकेनिज्म नहीं था फॉर इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, एल्यूमिनियम। क्या था कि गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन कर देती थी, क्वांटिटी डिटरमाइन कर देती थी, आप इतने पे ही बेचेंगे। बट आफ्टर द रिफॉर्म्स the market based price mechanism was introduced, so this was deregulation. Now one of another major reform in the industrial area was decontrol. What happened, पहले क्या था, what happened in decontrol, इसमें इन्होंने restrictions remove कर दिए जो कि monopolistic and restrictive trade practices act 1961 से इंडस्ट्रीज पे इम्पोज होती थी। इस एक्ट में क्या होता था, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आप हो रहा है तो आपको एक कमीशन था, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी टू एक्सपैंड योर इन्वेस्टमेंट। इससे काफी ज्यादा इनर्शिया हो गया इंडस्ट्रीज में टू ग्रो, करप्शन बढ़ रहा था, इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी अबव 20 करोड़। सो ये एक्ट जो था इसको एमआरटीपी लिमिट को हटा दिया था, फिर धीरे धीरे इसको रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन एक्ट आया 2002 में, उसने ओपन कंपटीशन प्रमोट किया। सो दीज वर द मेजर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स विच वर टेकन। तो आप उसको किसके हेड में, इंडस्ट्री वाला क्या क्या हुआ, डी लाइसेंसिंग हुई, डी रिजर्वेशन हुआ, डी कंट्रोल हुआ, डी रेगुलेशन हुआ। सो दीज वर द मेजर steps they were taken to liberalize the industrial sector. Now we would talk about कि हमने फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या स्टेप्स लिए। फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या हुआ, हमने एफडीआई अलाउ कर दिया बहुत सारे सेक्टर में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पहली बार उनको अलाउ किया हमने टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट। सो दिस वाज मेजर स्टेप टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ financial sectors. Now we would talk about also हमने after joining the WTO हमने quantitative restrictions भी ease कर दिए। उसके बाद what happened in financial sector was another important thing. What happened is role of the RBI was reduced. Its role was reduced from a regulator to facilitator. प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई, एफडीआई बैंक्स में अलाउड हुआ अप टू 15%, अप टू मोर देन 50%, अप टू 50%। सो ये सब स्टेप्स हमने लिए गए और बहुत सारे सेक्टर्स में एफडीआई बहुत ज्यादा अलाउ भी हो गया, एफडीआई अलाउड हो गया मोर देन 50% ऑल्सो। सो दिस वाज डन इन फाइनेंशियल सेक्टर। व्हेन नाउ वी वुड टॉक अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, पहले क्या था, बिफोर द रिफॉर्म्स जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स थी वो बहुत हाई थी, तो टैक्स स्लैब्स बहुत हाई होने की वजह से टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा था। ये एक देयर इज दिस स्पेसिफिक टर्म आल्सो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एक कर्व आता है कि अगर जितना टैक्स रेट हाई होगा उतना ज्यादा चांसेस होते हैं इवेजन हो। तो गवर्नमेंट रियलाइज दिस, टैक्स रेट हमने कम कर दिया, इनकम प्राइवेट इनकम टैक्स रेट कम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स वाज आल्सो रिड्यूस, जो प्रोसीजर्स थे वो भी सिंप्लीफाई हो गए, रेड टेपिज्म हट गया। सो दिस वाज डन अंडर टैक्स रिफॉर्म। फॉरेक्स रिफॉर्म्स में क्या हुआ, हमने रूपी को डी वैल्यू कर दिया, ज्यादा इनफ्लो ऑफ डॉलर्स हुआ, फॉरेक्स में भी रिफॉर्म्स हुए। ट्रेड पॉलिसी हमने ईज कर दी, ट्रेड पॉलिसी में जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जितना भी परमिशन रिलेटेड, कोटा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पॉलिसी में, दे वर ईज्ड ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सो नाउ वी हैव रेड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल एंड डी रिजर्वेशन, 4 स्टेप्स हुए। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या हुआ, आरबीआई का रोल एज अ फैसिलिटेटर हो गया, नॉट एज अ रेगुलेटर। बैंक्स में एफडीआई अलाउ हो गया अप टू 50%,
और हम लोगों ने अलाउ किया कि प्राइवेट बैंक्स भी आए। ये सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए। टैक्स रिफॉर्म्स हमने पढ़ा, टैक्स रेट रिड्यूस हो गया, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया। फॉरेक्स रिफॉर्म्स हमने पढ़े, ट्रेड पॉलिसी में हमने पढ़ा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ईज हो गए। सो दीज वर द मेजर स्टेप्स दैट वर टेकन अंडर लिबरलाइजेशन हेड। नाउ वी वुड स्टडी कि प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ है। देखिए, अब हमने ये जो लिबरलाइजेशन था, इसका मतलब था गवर्नमेंट का रोल कम करा है, लेकिन गवर्नमेंट के रोल को रिप्लेस नहीं कर रहे हम प्राइवेट के रोल से। बट व्हाट हैपेंड इन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब था का एम, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो पीएसयूज थे उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था। तो देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी पीएसयूज थी जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर बहुत ज्यादा था, उसको हमने रिड्यूस करके प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को अलाउ किया और गवर्नमेंट का जो शेयर था वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ये हम क्यों चाहते थे? ताकि अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और बहुत फॉरेन से एक्सपर्टीज और न्यू टेक्नोलॉजी की भी एंट्री होगी। तो इसीलिए भी वांटेड कि डिसइन्वेस्टमेंट हो। डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेट एक्सपर्टीज आएगी, एफिशिएंसी आएगी, मॉडर्नाइजेशन आएगा, फिस्कल पोजीशन बेटर होगी, फिस्कल डिसिप्लिन आएगा और इनफ्लो एफडीआई होगा। ये सब पॉइंट्स हम चाहते थे, बट इनकी कुछ फॉलआउट्स भी रहे, वो हम पढ़ेंगे जब हम असेसमेंट करेंगे। बिकॉज ऑफ दीज बहुत अंडर वैल्यूएशन भी हो गया पीएसयूज का, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। सो वी वुड रीड दैट इन असेसमेंट। सो दिस वाज डन इन प्राइवेटाइजेशन कि पीएसयूज में प्राइवेटाइजेशन हो गया पीएसयूज का, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिली टू वर्क। ये महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब स्टेटस के थ्रू वी गिव ऑटोनॉमी to PSUs. So this was done under privatization head. Now what was done under globalization was earlier we were very aloof from the other economies of the world, but when FDI was allowed, when FII was allowed, सारे WTO हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेट हो गई ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या हुआ? इससे इंडिया में बहुत ज्यादा बीपीओ वगैरह की आउटसोर्सिंग बहुत शुरू हो गई, जॉब्स क्रिएट हुई। सो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज डन इन एलपीजी रिफॉर्म्स। सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, हमारी पॉलिसी सारे डायरेक्शन में चेंज हुई। नाउ वी वुड रीड कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर हम डेटा के थ्रू देखें विजिबली, तो आप देखिए इसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ये एवरीवन नोस। अभी हमने डिस्कस करते करते कुछ ब्रीफली डिस्कस भी किया, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि क्या क्या होना चाहिए इसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव। बट ये अगर आप डेटा को कोट करेंगे तो आपके पॉइंट्स सब्सटैंशिएट हो जाएंगे। आप सबको लगे, एटलीस्ट ये लगेगा कि आपको आता है और आपको रीजन भी पता है डेटा के साथ। तो देखिए, जब ये सब रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ जीडीपी तो बहुत इंक्रीज हो ही गया था। अब अराउंड 5-6% ग्रो करी थी, तो 5.6%, उससे 8% का हमारा ग्रोथ रेट हुआ बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। इट वाज मेनली, एंड यू नीड टू नो इट वाज मेनली सर्विस लेड। इंडिया में सबको ही पता है सर्विस लेड ग्रोथ हुई है। तो आफ्टर दीज रिफॉर्म सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, सर्विस लेड ग्रोथ हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना बड़ा हो गया? बढ़ गया मोर देन 4 टाइम्स। 100 मिलियन था 1990 में, फिर ये 467 मिलियन हो गया। फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ गए। सबसे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ, बीओपी क्राइसिस भी थी उस दौरान, तो इन फॉरेन रिजर्व्स अब तो दे आर अबव $400 बिलियन। Also export also, there was growth in auto parts export, engineering goods, IT and software, textiles, but इसका कुछ fallouts भी थे। जो basic industries थी वो उन्होंने सफर किया, वो उतना compete नहीं कर पाई with opening up of the market, तो कुछ industries बंद भी हो गई। growth and employment, ये हम already employment के chapter में पढ़ चुके हैं कि 1991 पोस्ट जो ग्रोथ है दैट इज जॉबलेस ग्रोथ, उसमें जॉब्स इतनी क्रिएट हुई नहीं, तो ये फॉल आउट है।
अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई था इस दौरान, तो ये वाले रिफॉर्म्स दे फेल्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. एंड अनदर मेजर फॉल आउट ऑफ दीज रिफॉर्म इज ऑन द एग्रीकल्चर. ये हमने एग्रीकल्चर चैप्टर जब पढ़ा है तो उसमें भी डिस्कस किया है कि हाउ एग्रीकल्चर वाज इम्पैक्टेड बाय 1991 रिफॉर्म्स. क्या हुआ, सारे सेक्टर्स ओपन हो गए, गवर्नमेंट ने अपना सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम कर दिया, हमारा एग्रीकल्चर ग्लोबल इंपोर्ट से compete भी नहीं कर पाया. सो हमारे जो फार्मर्स थे उनको सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए, इतना एग्रीकल्चर लैग्ड बिहाइंड. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फॉल आउट्स दैट वी इग्नोर्ड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स. उसके बाद इंडस्ट्रीज, हमने अभी बात की कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रो तो किया, लेकिन बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जब मार्केट ओपन हो गया तो वो जितने भी फॉरेन गुड्स थे वो ज्यादा टेक्नोलॉजी से भी मशीनरी से बने हुए थे, तो हमारे जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी इन कंपैरिजन टू ग्लोबल इंडस्ट्रीज. सो दे सफर्ड लॉसेस. ऑल्सो जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, हमने पढ़ा था अभी, उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ पीएसयूज हो गई. अंडर वैल्यूएशन ऑफ पीएसयू मीन्स कि आपको गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको तो प्राइवेटाइजेशन करना ही है, तो उन्होंने जो मूल्यांकन होता है पीएसयूज का वो ठीक से नहीं किया, कम प्राइसेस पे भी पीएसयू का शेयर प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया. अब इसमें मतलब पीपल ब्लेम कि कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है या फिर करप्शन हो सकता है, जो भी होता है. तो इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट कि बहुत अंडर वैल्यूएशन हुआ पीएसयूज का, जिसकी वजह से हम लोगों को सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फॉल आउट्स ऑफ दिस. सो दिस इज बेसिकली ब्रॉडली कि क्या हमने किया, इसके बहुत सारे अचीवमेंट थे. तो हम ये कहेंगे 1991 रिफॉर्म्स गेम चेंजर थे और दे हेल्प इकोनॉमी इन saving from BOP crisis and other crises that were happening during that time. लेकिन अब हमें एक नई अप्रोच की जरूरत है जो इंडिया स्पेसिफिक हो और इंडिया स्पेसिफिक इकोनॉमी के क्राइटेरिया जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल्सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इन पे फोकस करके हम अपना नई इकोनॉमिक पॉलिसी डिवाइस करें, सो दैट हम जो कोविड के बाद जो हमारे ग्रोथ रेट्स कम हो गए उसको हम वापस से प्री कोविड ग्रोथ रेट पे आ सकें. So this was about economic reforms. Thank you so much, class. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.